अच्छा जी। अच्छा, इस सब्जेक्ट के बाकी क्लासेस आपने लिए कि नहीं लिए, या ये फर्स्ट क्लास है आपकी? जी, बुरहानुद्दीन। सर फर्स्ट क्लास। सर ये अच्छा, फर्स्ट क्लास है सर। फर्स्ट क्लास। जी सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है। आप अभी 8th सेमेस्टर में सारे? जी जी। सर, अब एक सेमेस्टर में सब। ठीक है, सही है, सही। अच्छा, तो ये तो हम ऑलरेडी जो है ना 3 क्लासेस तो हमारे कवर हो चुके हैं। तो हम वो भी लेंगे, अरेंज करेंगे बहरहाल। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, बाकी लड़की भी आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। ठीक है। ठीक है सर। मेरी ठीक है आवाज आ ठीक रही सबको? स्क्रीन भी है। प्रेजेंट? यस सर, आवाज आ रही है, स्क्रीन प्रेजेंटेशन भी शो हो गया सर। स्क्रीन आपको शो हो रही है स्लाइड? यस। यस सर, शो हो गई सर। यस सर। ठीक है, सही। अच्छा। अच्छा जी, सब्जेक्ट जो है ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर्स की रिपेयरेंस किस तरह करते हैं और इसकी मेंटेनेंस किस तरह करते हैं। CE 250 इसका कोड है। सेमेस्टर 8 है, लेक्चर नंबर 1 है। और पिछले जो 3 लेक्चर हमारे रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तो आज कोर्स कंटेंट के मुताबिक ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, और इसको हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सारा का सारा जो है वो मेंटेनेंस से है, मुरम्मत के काम से है कि मुरम्मत किस तरह किया जाता है। एक स्ट्रक्चर जब खराब हो जाता है तो उसको रिपेयर किस तरह किया जाता है, इसके मेंटेनेंस का क्या मतलब है। तो डिफिनीशन भी पढ़ेंगे, मेंटेनेंस क्या होता है, रिपेयर क्या होता है, और रिहेबिलिटेशन वर्क्स क्या होते हैं। तो इसके दरमियान डिफरेंस भी जानेंगे, और साथ में जो है ना इस सब्जेक्ट को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। इस सब्जेक्ट का नाम है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स। अच्छा, तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड है, रिपेयर एंड रिहेबिलिटेशंस ऑफ स्ट्रक्चर्स। रिपेयर क्या होता है? रिपेयर भी बहाल को कहते हैं, रिहेबिलिटेशन भी बहाल को कहते हैं, एक चीज को बहाल करना। आपने अक्सर देखा होगा, जब कोई ब्रिज खराब हो जाता है तो उसको जब दोबारा मेंटेनेंस किया जाता है तो उसके ऊपर लिखा होता है रिहेबिलिटेशन, या रिपेयरिंग वर्क्स लिखा होता है, या मेंटेनेंस का लफज इस्तेमाल किया होता है। तो इसके दरमियान फर्क भी जानेंगे, आगे जाएंगे। यूनिट 1, मेंटेनेंस एंड रिपेयर स्ट्रेटजीज कौन कौन से है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस स्ट्रेटजीज का मतलब है आप कौन कौन से तदबीर इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या कौन से प्लान है जिसकी मदद से आप किसी भी स्ट्रक्चर की रिपेयरेंस या मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम
मेंटेनेंस की डिफिनीशन सीखते हैं कि मेंटेनेंस क्या होता है। मेंटेनेंस इज द एक्ट ऑफ कीपिंग समथिंग इन गुड कंडीशन बाय चेकिंग और रिपेयरिंग इट रेगुलरली। किसी चीज को, कोई भी स्ट्रक्चर है, चाहे वो बीम है, चाहे वो कॉलम, चाहे स्लैब है, चाहे रिटर्निंग वॉल है, चाहे ब्रिज है, जो भी स्ट्रक्चर है कंक्रीट का या किसी भी चीज का, लोहे का है, कंक्रीट का है, तो उसको रेगुलरली चेक करना और कीपिंग समथिंग इन गुड कंडीशन, उसको गुड कंडीशन में रखना ताकि उसकी हालात खराब ना हो जाए। एक स्ट्रक्चर जब आप कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, कंस्ट्रक्ट होने के बाद उसकी मेंटेनेंस किया जाता है। साल, 1 साल के बाद भी किया जाता है, 4 साल के बाद भी किया जाता है। इसके डिफरेंट टाइप्स है मेंटेनेंस के, वो आज हम डिस्कस नहीं करें, हम सिर्फ ओनली ये डिस्कस करें कि मेंटेनेंस क्या है। तो मेंटेनेंस क्या है? एक अमल है जिसमें हम ये ख्याल रखते हैं कि एक स्ट्रक्चर जो है हमारे साथ खराब ना हो जाए, उसकी रेगुलरली हम इसको चेकिंग चेकिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ क्या है? दूसरा टर्म जो है रिपेयर है। अब रिपेयर क्या है? अच्छा, अब रिपेयर क्या है? रिपेयर थोड़ा सा हम सीखते हैं। रिपेयर इज द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग समथिंग दैट इज डैमेज और डिटोरेटेड और ब्रोकन टू गुड कंडीशन। डिट्रॉयरेटेड का मतलब क्या है? एक चीज जब तबाह हो जाती है, एक खत्म हो जाती है, डिसमेंटल हो जाती है, इसको डिट्रॉयरेटेड कहते हैं, या ब्रोकन भी इसको आप कह सकते हैं। एक चीज डैमेज हो जाए, खराब हो जाए, डैमेज होने के बाद उसकी आप क्या करते हैं? उसको गुड कंडीशन में लाए, सो वो क्या कहलाता है? रिपेयर कहलाता है। और मेंटेनेंस क्या था? मेंटेनेंस सिर्फ एक एक्ट था जिसमें आप क्या करते थे? एक स्ट्रक्चर को आप गुड कंडीशन में उसको रखना चाहते थे, वो मेंटेनेंस थी। अब रिपेयर क्या है? एक चीज डैमेज हो गया तो उसको आप क्या कर रहे हो? रिस्टोर कर रहे हो। रिस्टोर का मतलब दोबारा बहाल कर रहे हो, सही कर रहे हो उसको, तो उसको क्या कहते हैं? रिपेयर कहा जाता है। ये इनके दरमियान डिफरेंट है। इसके बाद है रिहेबिलिटेशन वर्क्स जो है। अब रिहेबिलिटेशन टर्म्स आपने अक्सर देखा होगा, जो यूजीडीसी ने मिसाल के तौर पर जो पुल वगैरह बनाया है, ठीक है, तो उसमें अगर आप देख ले, वो जब खराब हो जाते हैं तो उसके ऊपर वो बोर्ड लगा देते हैं कि यूजीडीसी ने इसको दोबारा रिहेबिलिटेट कर दिया। रिहेबिलिटेट का मतलब दोबारा बहाल कर दिया। एक चीज जिस तरह पहले कंडीशन में था, अगर वो खराब हो जाए तो उसको दोबारा उसी पहली कंडीशन में लाए, तो उसको क्या कहा जाता है? रिहेबिलिटेशन कहा जाता है। तो रिहेबिलिटेशन के लिए प्रीवियस का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। जो प्रीवियस एक स्ट्रक्चर जो आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो इसका फर्स्ट कंडीशन है, वो जब खराब हो गया तो उसको दोबारा आपने उसी फर्स्ट कंडीशन पे लाया, तो ये रिहेबिलिटेट कर दिया आपने। तो रिहेबिलिटेशन द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग अ बिल्डिंग आर इन एरिया टू इट्स प्रीवियस गुड कंडीशन, दोबारा उसको अच्छी कंडीशन में लाना, ये रिहेबिलिटेशन कहलाता है। तो ये 3 टर्म्स हमने सीख लिए, मेंटेनेंस, रिपेयर और रिहेबिलिटेशन। ये 3 टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं। बाज़ का लोगों को पता नहीं होता है तो इस तरह सेम इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 लफ्ज थे। नेक्स्ट क्या है? 2 फैसेट्स ऑफ मेंटेनेंस। 2 पहलू है। फैसेट्स का मतलब 2 पहलू है। 2 फैसेट्स ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस की 2 पहलू है। नंबर 1 कौन कौन से? प्रिवेंशन है और दूसरा क्या है? रिपेयर है। प्रिवेंशन का मतलब रोकथाम करना। प्रिवेंशन का मतलब क्या है? रोकथाम करना। तो the 2 facets of maintenance, number 1 is prevention, number 2 is repair। एक चीज खराब हो रहा है तो उसकी आप रोकथाम कर दें, तो ये प्रिवेंशन कहलाता है। और रिपेयर क्या है? एक चीज खराब हुई है, उसको आप दोबारा बहाल कर दे, दिस इज कॉल्ड रिपेयर। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? असेसमेंट प्रोसीजर। असेसमेंट का मतलब जांचना, इसकी जांच पड़ताल कर दे, ठीक है। असेसमेंट प्रोसीजर फॉर इवैल्यूएटिंग अ डैमेज स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर डैमेज हो गया है, खराब हो गया है, तो उसको आप कैसे असेस करेंगे, कैसे आप इसकी जांच पड़ताल करेंगे, किस तरह इसको इवैल्यूएट करेंगे, तो इसकी कुछ स्टेप्स है वो दिए गए हैं। वो स्टेप्स कौन से? यही आपके साथ यही 15 स्टेप्स है। अच्छा, तो नंबर द फॉलोइंग स्टेप्स में बी नेसेसरी। इसमें जो फॉलोइंग स्टेप्स है ये जरूरी है। फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ डैमेज स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर है उसकी फिजिकल आप मुआयना करें, साइड पे जाए, उसकी फिजिकल मुआयना करें, ये क्या कहलाता है? फिजिकल इंस्पेक्शन कहलाता है।
जो डैमेज हुआ है उसकी फिजिकल इंस्पेक्शन कर दे। नंबर 2 जो है प्रिपरेशन एंड डॉक्यूमेंटिंग दी डैमेजेस, जो चीज जो स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है उसकी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करे, पेपर वर्क कर दे और उसको प्रिपेयर कर दे। और कलेक्टिंग ऑफ सिंपल्स एंड कैरिंग और टेस्ट बोथ इन सिचू एंड इन लेबोरेटरी। अब सिचू का मतलब है सिचुएशन। आप जब साइड पे जाए तो उस एक स्ट्रक्चर खराब हुआ है तो उसी मौके पे उसकी सैंपल ले ले और उसको टेस्ट कर दे, या अगर ऐसा नहीं करते तो उसकी सैंपल ले ले लेबोरेटरी में टेस्ट कर दे। अगर मौके पे टेस्ट करते तो सिचू कहलाता है, अगर आप मौके पे टेस्ट नहीं करते लेबोरेटरी ले जाते सो दिस इज कॉल्ड लेबोरेटरी। ठीक है, तो उसके सैंपल ले लिए, उसको टेस्ट कर दिए किस वजह से हुआ है और इसको किस तरह हम ट्रीट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे साथ वो क्या है, फोर्थ वन, स्टडिंग द डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स। इसके पहलू देख ले और स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट इसके देख ले कि ये किस तरह बिहेव करता है, कितना लोड रेजिस्ट कर सकता है, कितना नहीं कर सकता है, उसको दोबारा हम रिपेयर किस तरह करेंगे और उसको दोबारा इसकी मेंटेनेंस कैसे करेंगे। तो एस्टिमेशन ऑफ लोड्स एक्टिंग ऑन द स्ट्रक्चर, और इस लोड को एस्टिमेट कर दे कि इसके ऊपर कितना लोड अमल कर रहा है और ये कितना रेजिस्ट कर रहा है। अगर ग्रेटर देन है तो उसके लिए तो आप कुछ एक्स्ट्रा लगाएंगे, अगर ग्रेटर देन नहीं है तो उसके लिए कोई दूसरा आप प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे। नंबर 6 जो है एस्टिमेशन ऑफ एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग सॉइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शंस। सॉइल की भी आप क्या कर दे, उसकी भी टेस्ट कर दे, उसको भी चेक कर दे कि सॉइल की जो नीचे बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है और ये इसके ऊपर लोड कितना आ रहा है। ठीक है, और सॉइल की कंडीशन क्या है, सेटलमेंट इसमें तो होता तो नहीं है, डिफरेंट सेटलमेंट होता है या एक्लेयर होता है, तो इसको भी चेक करना पड़ता है। नेक्स्ट जो है हमारे साथ इसकी तशखीस कर दे कौन सा चीज है, कौन सा मसला है, डायग्नोस कर दे इसको। इसके बाद नेक्स्ट जो है टेकिंग प्रिवेंटिव स्टेप्स नॉट टू कॉज फर्दर डैमेज, और प्रिवेंटिव हिफाजती स्टेप्स ले ले जिससे स्ट्रक्चर मजीद खराब ना हो जाए। ऐसे स्टेप्स ले ले, एक स्ट्रक्चर है वो दिन ब दिन खराब हो रहा है तो आप उसमें कुछ ऐसे स्टेप्स ले ले कि अगर वो ठीक नहीं हो सकता है लेकिन उसको कंट्रोल कर दे कि वो आगे भी ना जाए। इसके बाद है retrospective analysis to get the diagnosis confirmed। रिट्रोस्पेक्टिव कर दे, दोबारा उसको चेक कर दे, एनालिसिस की कर दे, तज्जिया कर दे, डायग्नोस को कंफर्म कर दे कि वाकई इसी वजह से हो रहा है। नेक्स्ट वाला असेसमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल एडिक्वेसी, असेसमेंट कर दे कि ये एडिक्वेट है, मुफीद है या मुफीद नहीं है। नेक्स्ट जो है 11 एस्टिमेशन ऑन फ्यूचर यूज, इसकी एस्टिमेशन कर दे कि फ्यूचर में मजीद कितना इस्तेमाल किया जा सकता है, इस स्ट्रक्चर को हम मजीद इससे कितना एडवांटेज ले सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है अच्छा ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन आई थिंक। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ क्या है, रिमीडियल मेजर्स नेसेसरी टू स्ट्रेंथ एंड रिपेयरिंग द स्ट्रक्चर। रिमीडियल इसकी रिमेडिएशन कर दे, दोबारा बहाल कर दे, मेजर ऐसे स्टेप्स ले ले ताकि ये स्ट्रक्चर दोबारा बहाल हो जाए, जरूरी स्टेप जो है ताकि उसकी स्ट्रेंथ दोबारा बहाल हो जाए या उसको रिपेयर कर दे। और पोस्ट रिपेयर एवेल्युएशन थ्रू टेस्ट, दोबारा आगे भी इसकी लॉन्ग टर्म डेटा भी इसको स्टडी कर दे, इसकी रिसर्च अगर इसके ऊपर हुई है तो उसको भी स्टडी कर दे ताकि इसमें आगे फ्यूचर तक कोई मुश्किलात जो आ रहा है कमिंग वो कंट्रोल हो जाए और जो आने वाले उसको भी कंट्रोल किया जाए। तो लोड टेस्ट टू स्टडी द बिहेवियर, उसकी लोड की जो टेस्ट है वो भी कर ले और इसकी बिहेवियर को जांचे कि किस टाइप का लोड है, एक्सियल लोड है, विंड लोड है, स्नो लोड है, सिस्मिक लोड है, व्हाट टाइप ऑफ लोड। सो चॉइस ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ स्ट्रक्चर, मेथड्स चूज कर दे कि इसको हम किस तरह दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को दोबारा किस तरह बहाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है 9th स्लाइड जो है। अच्छा, तो अ सिंपल फ्लो चार्ट इनकॉर्पोरेटिंग द अबव पॉइंट्स एंड प्रेजेंटेड इन फिगर। तो ये अबव पॉइंट्स है जो दिए गए हैं, इनको हम शामिल करते हैं किसी भी
सिंपल की फ्लो चार्ट बनाने के लिए हम ये इनकॉर्पोरेट करते हैं, इनको शामिल करते हैं। नेक्स्ट जो है द काजेज ऑफ डिट्रायरेशंस, इसकी काजेज क्या है, स्ट्रक्चर तबाह क्यों होता है, एक स्ट्रक्चर खराब क्यों होता है, उसकी काजेज कौन कौन से है, तो वो थोड़ा सा, डिट्रायरेशन का मतलब ये होता है, मैं एक दफा बता चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन दोबारा बता तो डिट्रायरेशन का मतलब ये तबाह करना, बिगाड़ना। तो डिट्रायरेशन ड्यू टू कोरोजन, कोरोजन की वजह से, कोरोजन किसकी वजह से, मिसाल के तौर पर एक स्टील है वो कंक्रीट के अंदर है, उसको कंक्रीट कवर आपने कम प्रोवाइड किया है, तो कंक्रीट कवर कम प्रोवाइड करने से तो उसके दरमियान परमेबिलिटी ज्यादा है कंक्रीट की, तो उससे पानी फ्लो करता है, स्ट्रक्चर को पहुंचता है, स्ट्रक्चर की स्टील को खराब करता है, जिससे स्ट्रक्चर क्या होता है, स्पेलिंग करता है। स्पेलिंग मीन, स्पेलिंग क्या है, स्पेलिंग भी थोड़ा सा मैं आगे बताऊंगा, स्पेलिंग क्या होता है आगे हो सकता है आ जाए स्पेलिंग। तो स्पेलिंग का फिनोमेना फिर पैदा हो जाता है, वो स्ट्रक्चर फ्रेगमेंट में तकसीम हो जाता है या चिप्स में तकसीम हो जाता है। इसके बाद एनवायरमेंटल इफेक्ट्स आ सकते हैं, आंधी आ सकती है, जलजला आ सकता है, तो ये भी स्ट्रक्चर को खराब कर सकते हैं। पुअर क्वालिटी मटेरियल्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुअर क्वालिटी मटेरियल अगर आपने इस्तेमाल किया तो इससे भी स्ट्रक्चर खराब हो सकता है। क्वालिटी ऑफ सुपरविजन, अगर आपने मटेरियल भी सब कुछ सही से इस्तेमाल किया लेकिन सुपरविजन सही नहीं किया है, उसको सुपरवाइज सही नहीं किया, तो ये भी एक जो है ना नुकसानदेह वाली पॉइंट है, तो ये भी खराब कर सकता है। नेक्स्ट है डिजाइन इन कंस्ट्रक्शन फ्लॉज। फ्लॉज का मतलब क्या है, फॉल्ट, खामियां, इसकी कौन सी डिजाइन में अगर कोई खामियां है तो वो भी स्ट्रक्चर को खराब कर सकता है। जी किसी का कोई क्वेश्चन है, मैसेजेस तो आ रहा है, किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं। जी है मोहम्मद खालिद? नो सर। अच्छा ठीक है सही। खालिद खान तासु नहीं ग्रेजुएट शुविया? अच्छा मेरे ख्याल में सो रहा है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे साथ है डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन फ्लॉज। फ्लॉज का मतलब क्या है, खामियां। फ्लॉज मीन खामियां, कौन कौन सी डिजाइन में, कंस्ट्रक्शन डिजाइन में या कंस्ट्रक्शन में फ्लॉज आ जाए तो वो कौन कौन से है, तो उसको थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा तो डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स गवर्न्स द परफॉर्मेंस ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, well design and detailed concrete structures will shows less deterioration in comparison with poorly designed and detailed concrete in the similar condition। एक कंडीशन है, सिमिलर कंडीशन है, उसमें आपने एक पुअर कंक्रीट डिजाइन के, लीन कंक्रीट है, दूसरा रिच कंक्रीट है, तो डेफिनेटली उन दोनों में डिफरेंस होगा, तो इससे भी ये स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, तबाह हो सकता है, खराब हो सकता है। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट, द बीम कॉलम जॉइंट्स आर पर्टिकुलरली प्रोन to defective concrete if detailing and placing of reinforcement is not done properly। अगर आपने reinforcement सही तरीके से डन नहीं किया, स्पेसिंग ज्यादा दिया, डाया कम है, तो इससे भी स्ट्रक्चर तबाह हो सकते हैं। और स्पेशली सबसे खास बात ये कि पर्टिकुलर प्रोन कमजोर होता है, किस जगह पे, जॉइंट की जगह पे एक स्ट्रक्चर कमजोर हो जाता है। बीम कॉलम जॉइंट है, वहां पे आपने प्रॉपर डेवलपमेंट लेन नहीं दिया है, बेंड नहीं दिया है, ठीक है, उसको एंगल सही नहीं दिया है, डाया बार आपने सही नहीं इस्तेमाल किया, कंक्रीट कवर सही नहीं है, तो इससे भी स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, डिटोरेट हो सकता है। द लास्ट वन इज इनएडिक्वेट कंक्रीट। इनएडिक्वेट मुफीद कंक्रीट नहीं है, आपने ऐसी जर्नल नॉर्मल कंक्रीट इस्तेमाल किया, तो इनएडिक्वेट कंक्रीट कवर अगर आप प्रोवाइड करेंगे मे लीड टू कार्बोनेशंस डेप्थ रीचिंग अप टू द रीइंफोर्समेंट। तो इसमें कार्बोनेशन जो होता है वो सरिया तक पहुंच जाता है, जिससे सरिया को जंग लग जाता है। दस क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग द रिस्क, रिस्क इंक्रीज हो जाता है ऑफ कोरोजन ऑफ द रीइंफोर्समेंट, और रीइंफोर्समेंट कोरोजन की शिकार हो जाती है। तो ये भी जो है ना क्या है, फ्लॉ है। जी नेक्स्ट जो है एनवायरमेंटल इफेक्ट्स क्या क्या आ सकते हैं, माहौलियाती इफेक्ट्स, जिस तरह है माइक्रो क्रैक्स प्रेजेंट इन द कंक्रीट आर द सोर्स ऑफ ingress of moisture, atmospheric carbon dioxide into the concrete which take reinforcement and with various ingredients of concrete। इसमें क्या होता है कि माइक्रो क्रैक्स बाज़ों का डेवलप हो जाते हैं कंक्रीट की, किसकी वजह से, स्वेलिंग की वजह से। जब वो स्वेल हो जाता है तो इसमें माइक्रो क्रैक्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो माइक्रो क्रैक्स प्रोड्यूस होने से क्या हो जाता है, कंक्रीट में सुराख बन जाते हैं, उस सुराख से पानी एंटर हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, उसी से
फिर वो सरिये को क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। तो इससे वो उसके इंग्रेडिएंट्स भी खराब हो जाते हैं और साथ में सरिये को भी नुकसान पहुंच जाता है। और इन एग्रेसिव एनवायरमेंट इन सॉरी इन एग्रेसिव एनवायरमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर विल बी सीवरली रिड्यूस। तो इन एग्रेसिव जो कंक्रीट एनवायरमेंट तो स्ट्रक्चर विल बी सीवरली रिड्यूस। तो कंक्रीट स्ट्रक्चर की जो क्वालिटी है सीवरली, वो खतरनाक हद तक यानी एक्सट्रीम हद तक चढ़ जाता है, और जिससे कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। इसके बाद पुअर क्वालिटी मटेरियल यूज्ड। अगर आप पुअर क्वालिटी मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, सबको पता है, तो स्ट्रक्चर खराब हो सकते हैं। तो क्वालिटी ऑफ मटेरियल टू बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर रहे शुड बी ensured by means various tests specified in the IS कोड। इंडियन स्टैंडर्ड कोड के मुताबिक इसकी मुख्तलिफ टेस्ट आपने की हो, इस्तेमाल करने से पहले इसकी टेस्ट की गई हो, तब आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अल्कली एग्रीगेट अगर है, जिसमें अल्कली है, वो एग्रीगेट आप इस्तेमाल, उसका रिएक्शन क्या हो, एंड सल्फेट अटैक रिजल्ट इन अर्ली डिटोरेशन। तो उसमें अर्ली जल्दी डिटोरेशन आ जाता है, तो वो खत्म हो जाता है, एग्रीगेट भी खत्म हो जाता है, स्ट्रक्चर भी खत्म हो जाता है। क्ले मटेरियल्स अगर आप इस्तेमाल करें, क्ले है मटेरियल में, तो इन दी फाइन एग्रीगेट, तो फाइन एग्रीगेट अगर सीमेंट है तो उसमें क्ले की मिकदार ज्यादा है, तो इसी भी क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। द मॉर्टर एग्रीगेट बॉन्ड एंड रिड्यूस दी स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर सकते हैं। सैलिनिटी, नमकियात वगैरह वाला पानी अगर आप इस्तेमाल करें, तो सैलिनिटी काजेस कोरोजन ऑफ reinforcing bars as well as deteriorating of concrete। कोरोजन भी करता है और साथ में डिटोरेटिंग भी करता है कंक्रीट में। नेक्स्ट हमारे साथ है क्वालिटी ऑफ सुपरविजन। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि सब मटेरियल भी ठीक होता है, साथ में जो है ना एनवायरमेंटल इफेक्ट भी नहीं होता है, सब कुछ एवरीथिंग क्लियर होता है, लेकिन मसला इधर आ जाता है कि क्वालिटी ऑफ सुपरविजन, जो साइट पे जो सुपरविजन करता है, जो इंजीनियर की ड्यूटी देता है, वो इससे अवेयर नहीं होता है, और उस दौरान या उस टाइम जो है ना कुछ गलतियां हो जाती है, जिससे वो स्ट्रक्चर को क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। हमने अक्सर देखा होगा जब साइट इंजीनियर साइट पे अवेलेबल नहीं होता है, तो फिर क्या किया जाता है, कंक्रीट वर्क अगर बहुत डेप्थ में हो तो बहुत बड़े बड़े पत्थर डाले जाते हैं वहां पे। मैंने अक्सर देखा है, बड़े बड़े पत्थर डाले जाते हैं, और साथ में जब साइट इंजीनियर आ जाते हैं तो इसके बाद फिर उसके ऊपर कंक्रीट डाला जाता है। दरमियान में जो है वो बड़े बड़े पत्थर क्या हो जाते हैं, कंक्रीट की जगह वो बड़े बड़े पत्थर फिल कर देते हैं। तो वही स्ट्रेंथ तो फिर आपको नहीं देगा, क्योंकि डिजाइन इतनी डेप्थ के लिए कंक्रीट डिजाइन किया है, नॉट स्टोन डिजाइन किया है। तो इससे भी स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। प्लस्तर में आप किस तरह कर दे, एक 3 रिशु किया है, आप क्या करते, मिसाल के तौर पर एक 3 रिशु के बजाय एक 4 रिशु इस्तेमाल कर दे, ठीक है, तो ये भी एक खतरनाक बात है। इसी तरह और भी चीजें हैं, डाई अगर आप रिड्यूस कर दे स्टील की, तो ये भी एक खतरनाक पॉइंट है। तो सब मुझे चेक कर सही। अच्छा, सबको कोई मसला तो नहीं? सर थोड़ी रुक रुक के आ रही है। हाँ, बाज़ों का थोड़ा मसला हो जाता है, ये सिग्नल वीक हो जाता है। असल में यहाँ पे थोड़ा सा शोर भी है, मशीन लगा हुआ है, तो फिर एनवायरमेंट इनकंफर्टेबल है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे साथ है, इनसफिशिएंट वाइब्रेशन में रिजल्ट इन पोरस एंड हनीकम्बिंग कंक्रीट। हनीकम्बिंग क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा डिप्लोमा की बुक में भी। हनीकम्बिंग कंक्रीट में फिर क्या हो जाता है, हनीकम्बिंग आ जाता है। हनीकम्बिंग ये प्रॉपर्टीज के कंक्रीट में आता है, तो ये फिर सुराख बन जाते हैं कंक्रीट में, और वेयर इज जहाँ पे एक्सीज वाइब्रेशन में काज सिग्रीगेशन। और अगर आप एक्सीज कर दे, वाइब्रेशन को एक्सीज कर दे, तो इससे क्या हो जाता है, सिग्रीगेशन का फिनोमेना हो जाता है, एग्रीगेट्स अलग-अलग स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, ये स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद ये डिटोरेशन ड्यू टू कोरोजन, कोरोजन की वजह से क्या डिटोरेशन आ जाए। अच्छा, इसमें एक टर्म है स्पेलिंग ऑफ कंक्रीट कवर, ये स्पेलिंग SPALLING स्पेलिंग है, तो ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, स्पेलिंग लिखा हुआ है इंग्लिश का। तो ये स्पेलिंग ऑफ कंक्रीट कवर क्या होता है, थोड़ा सा मैं अगर आपको बताता चलूं। स्पेलिंग का मतलब ये कि कंक्रीट है और वो काफी टाइम उसके ऊपर गुजर गया, तो उसमें हमने कंक्रीट कवर भी कम दिया है और स्ट्रक्चर भी कमजोर है, तो उससे कुछ बाज़-औक़ात फ्रेगमेंट या उसके कुछ पार्ट नीचे गिर जाते हैं, और कुछ पार्ट यानी कुछ पार्ट सही सलामत हो, कुछ नीचे गिर जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, स्पेलिंग कहा जाता है। और ये किस वजह से आता है, ये इसके मुख्तलिफ
फैक्टर्स है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो कंक्रीट कवर है। इसके बाद क्रेक्स पैरेलल टू रिइंफोर्समेंट, जिस डायरेक्शन में आपने स्टील डाला हुआ है और उसी डायरेक्शन में क्रेक डेवलप हो जाए तो ये भी एक खतरनाक है। स्पेलिंग एट एजेस, एजेस में अगर स्पेलिंग हो जाए कंक्रीट के साइड से, साइडों पे अगर ये फ्रेगमेंट अलहदा हो जाए तो ये भी खतरनाक है। स्वेलिंग ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट फूल जाए, उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, फिर डिसलोकेशन हो जाती है, अपनी लोकेशन से आगे जाए या पीछे आए, तो इंटरनल क्रैकिंग या इसमें रिड्यूस हो जाए, इंटरनल क्रैकिंग पैदा हो जाए। एंड रिडक्शन इन एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट, तो स्टील का एरिया फिर क्या किया जाता है, कम किया जाता है, तो ये भी एक खतरनाक है। तो ये क्या है, ड्यू टू कोरोजन की वजह से। कोरोजन मीन पानी जब एंटर हो जाता है तो पानी की एंट्री की वजह से ये तबाकुन चीजें पैदा हो जाती है, तबाकुन काम पर होते हैं। इसके बाद फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ डैमेज स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर है डैमेज है, खराब हुआ है, तो उसको आप फिजिकल किस तरह इंस्पेक्ट कर। फिजिकल मीन आप खुद अपनी आंखों से उसको देखे जाए, चक्कर लगाए, साइड पे उसको क्लियर कर दे। तो ये सम ऑफ द यूजफुल एंड इंफॉर्मेशन में बी ऑब्टेन फ्रॉम दी, लिए गए कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन लिए गए, ताकि वो अगर आप ये अप्लाई कर दे तो आपका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, मजीद खराब होने से बच सकते हैं। तो फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ डैमेज स्ट्रक्चर कौन कौन से, लाइक नेचर ऑफ डिस्ट्रेस है, टाइप ऑफ डिस्ट्रेस है, एक्सटेंट डैमेज एंड इट्स क्लासिफिकेशन एक्सेट्रा। किसकी वजह से आ सकता है, नेचर की वजह से आ सकता है, या एक्सटेंट बड़ा हो गया है तो उसकी वजह से भी आ सकती है। इसकी मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन है। तो दियर causes preparing and documenting the damages, जो साइट आपने उसको देख लिया तो उसकी आप डॉक्यूमेंटेशन कर दे, उसको प्रिपेयर कर दे, काजेस कौन कौन से है उसको उसका डेटा कलेक्ट कर दे। तो कलेक्टिंग द सैंपल्स फॉर लेबोरेटरी टेस्टिंग एंड एनालिसिस, प्लानिंग फॉर इन सिचू टेस्टिंग, तो आप मौके पे भी इसकी टेस्ट कर सकते हैं, और लेबोरेटरी में उसका सैंपल है और उसमें टेस्ट कर दिया लेबोरेटरी में कि इसमें किस वजह से ये खराबी आई है। और स्पेशल एनवायरमेंट इफेक्ट्स इसमें कौन कौन से विच हैव नॉट बीन कंसिडर्ड एट द डिजाइन स्टेज। बाज़ औक़ात इस तरह आ जाता है कि एनवायरमेंटल इफेक्ट आ जाते हैं, वो आप डिजाइन में नहीं लेते, जिस तरह स्नो लोड है या मिसाल अर्थक्वेक लोड है, उसके लिए आपने डिजाइन नहीं किया और स्ट्रक्चर फेल हो गया, तो ये तो आपने डिजाइन में इंक्लूड ही नहीं किया था, इस वजह से ये फेल हो गया। तो ये भी एक जरूरी पॉइंट है। तो इंफॉर्मेशन ऑन द लोड्स एक्टिंग ऑन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर एट दैट टाइम डैमेज में बी ऑब्टेन्ड। तो एग्जिस्टिंग लोड, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो लोड अमल कर रहे हैं वो भी आप कैलकुलेट कर दे, और टू स्टॉप फर्दर डैमेजेस, फर्दर डैमेजेस के लिए उसको स्टॉप कर दे, इसको प्रिवेंट कर दे, प्रिवेंटिव नेसेसरी मेजरमेंट ले ले, और मे बी प्लान विच में वारंट अर्जेंट एग्जीक्यूशंस। तो फर्दर उसको शुरू कर दें जल्दी ही, ताकि एक स्ट्रक्चर है वो अगर खराब हुआ है तो फौरन उसके ऊपर क्या कर दे, उसकी रोकथाम कर ले, ताकि ये मजीद खराब ना हो जाए। नेक्स्ट जो है डिटोरेशन ऑकर्स ड्यू टू कोरोजन, हाँ ये तो आपको बता दिया। साथ में जो है ना द स्टेप्स एंड सेलेक्टिंग और रिपेयर प्रोसीजर, तो रिपेयर के लिए कौन सा प्रोसीजर आप इस्तेमाल करेंगे, कंसिडर टोटल कास्ट, और टोटल कास्ट कंसिडर करें, और डू रिपेयर जॉब एंड टाइम, और उसी टाइम पे आप उसको क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर दे, रिपेयर कर दे। इफ डिफेक्ट्स आर फ्यू एंड आइसोलेटेड रिपेयर ऑन इंडिविजुअल बेसिस, अदरवाइज डू जनरलाइज मैनर, अगर अलग-अलग है तो उसको अलग-अलग तरीके से रिपेयर कर दे, और अगर आप जर्नल है तो उस जर्नल तरीके से भी उसको इसको रिपेयर कर सकते हैं। और इंश्योर द रिपेयर प्रिवेंट फर्दर डेवलपमेंट ऑफ डिफेक्ट्स, फर्दर डेवलपमेंट उसमें ना हो जाए, ठीक है, डिफेक्ट्स मजीद पैदा ना हो जाए, उसको आप कंट्रोल कर दें। और इंक्रीज लॉस स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को भी आप क्या कर दे, कंट्रोल कर दे, ताकि मजीद डिक्रीज ना हो जाए। रिपेयर शुड रिस्टोर द स्ट्रेंथ, अगर आप रिपेयरिंग कर दे तो स्ट्रेंथ फिर दोबारा रिस्टोर हो जाएगा, दोबारा आ जाएगा। और इफ अपीयरेंस इज अ प्रॉब्लम, the number of applicable types of repair become limited and repair must be covered। तो इसमें अगर अपीयरेंस में कोई मसला आ रहा है तो इसकी डिफरेंट मेथड्स है आपके साथ, तो जिसमें मेथड में मसला आ रहा है दूसरा मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो रिपेयर वर्क शुड नॉट इंटरफेस विद फैसिलिटेट टू द स्ट्रक्चर। अब इंटरफेस का मतलब क्या है, ये एक लिमिट है और एक लिमिट ये है, तो दो सरफेस है, उनका जो दरमियानी वाला लिमिट पॉइंट है सरफेस है, उसको क्या कहा जाता है, इंटरफेस कहा जाता है। इसके बाद टेक केयर इन कंडीशन इन एडिशन ऑफ सेक्शन ऑफ अ मेंबर एंड रीडिस्टर्बिंग लाइव लोड्स एंड अदर लाइव लोड मोमेंट्स। अगर कोई स्ट्रक्चर है उसके ऊपर लोड ज्यादा है लोड की वजह से फेल हो रहा है, तो आप उसकी लोड को भी, लाइव लोड को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। आफ्टर सेलेक्टिंग अ सुटेबल मेथड ऑफ रिपेयर, आप जब सेलेक्ट कर देते हैं सुटेबल मेथड, मौजूद तरीन मेथड रिपेयरिंग के लिए, एंड आफ्टर
आफ्टर दैट क्या करेंगे, कंसिडरिंग ऑल द ramifications of applications, the last step is to prepare plan and specification and process with work. लास्ट स्टेप क्या होता है कि सब डेटा आपने इकट्ठा कर दिया, मेथड भी अडॉप्ट कर दिया, इसके बाद आप इसके ऊपर काम शुरू कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, द कॉज फॉर डिटोरेशन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, इंस्पेक्ट एंड ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर, इंस्पेक्शन कर दे, इसकी मुआयना कर दे और ऑब्जर्व कर दे, इसका तजिया कर दे, मुशाहिदा करे कि किस वजह से खराब हुआ है। और ऑब्जर्व इन बैड एंड गुड वेदर, मौसम की वजह से अगर ये खराब हुआ है, गुड और बैड, तो भी स्टडी कर दे। कंपेयर विद अदर कंस्ट्रक्शन, अदर कंस्ट्रक्शन के साथ भी उसको कंपेयर कर दे, अगर सिमिलर एल्सवेयर कहाँ पे भी तामीर, कहीं पे भी अगर एक स्ट्रक्चर है उसी की सिमिलर तामीर हुआ है तो उसको भी आप स्टडी कर दे पेशेंटली, थोड़ा सा तरीके के साथ। तो स्टडी द प्रॉब्लम एंड अलाउ इनफ टाइम टू डू जॉब, आप इसको डिटेल से स्टडी कर दे और इसका एक प्रोसीजर और एक इसका एक बेस्ट सोल्यूशन निकाल दे। इसके बाद द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बाय द डिजाइनर एट द कंस्ट्रक्शन साइट, तो कौन कौन से फैक्टर है जो कंसिडर करनी चाहिए एक डिजाइनर को कंस्ट्रक्शन साइट पर, वो कौन कौन से, मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, ये आप कंसिडर कर दे, टेम्परेचर साइकिल वो कर दे, एक्सपोजर टू अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ये भी आप स्टडी कर दे, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो है, वेट ड्राई साइकिल जो है, और प्रेजेंस ऑफ एग्रेसिव केमिकल्स ये भी आपने स्टडी करने चाहिए। इसके बाद द स्टेप्स एंड रिपेयर एस्पेक्ट्स, रिपेयर एस्पेक्ट पहलू की कौन कौन से स्टेप्स है वो, फाइंड द डिटोरेशन, फाइंड कर दे कौन सी जगह पे बिगाड़ा है, डिटोरेशन द कॉज किस वजह से आया है, इवैल्यूएटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग ऑफ स्ट्रक्चर, इवैल्यूएट कर दे, तजिया कर दे इस बिल्डिंग पे किस वजह से आया है, या क्यों जो है ना ये स्ट्रक्चर खराब हुआ है। तो इवैल्यूएटिंग द नीड ऑफ रिपेयर, जो रिपेयर है मेंटेनेंस उसकी नीड है या नहीं है, और सेलेक्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ रिपेयर प्रोसीजर, सेलेक्ट कर दे और उसको दोबारा फिर इम्प्लीमेंट कर दे, उसको लागू कर दे प्रोसीजर को। इसके बाद रिपेयर एस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस की क्या एस्पेक्ट है, फाइंड द डिटोरेशन, डिटोरेशन द कॉज, तो यही एस्पेक्ट है उसकी भी सिमिलर है। इसके बाद है द प्रिवेंशन एस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस, प्रिवेंशन उसको आप किस तरह कंट्रोल करेंगे, उसकी कौन कौन से एस्पेक्ट है, तो ऑफ द टू कंसिडरेशन प्रिवेंशन एंड रिपेयर। प्रिवेंशन क्या है, रोकथाम कर दे, एक स्ट्रक्चर है खराब हो रहा है तो उसको आप रोक ले, रिपेयर का मतलब है उसको दोबारा फिर सही कर ले, जहाँ पे आपने रोका है उसको दोबारा सही कर ले, और प्रिवेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट। दीज 3 पॉइंट्स, प्रॉपर मटेरियल्स, proper details and proper construction require knowledge of what is improper at a site or construction about the various ways of structure जो खराब हो रहा है साइट पे, तो उसके लिए एक नॉलेज की भी जरूरत होती है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आप के साथ मेथड तो बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन आपको तरीका ही नहीं आता है कि किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जाए। तो डिटोरेशन इन अबाउट देयर काजेस, बट दीज आर सम जर्नल कंसिडरेशन, ये जर्नल कंसिडरेशन है, दैट शुड बी टेकन इनटू account for both the construction of new concrete structure and the repair of deteriorated structure। ये न्यू के लिए भी आप ले सकते हैं और डिटोरेटेड अगर एक स्ट्रक्चर बिगड़ गया है तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। दे आर एज फॉलोज, आप मैच द मटेरियल्स टू द एनवायरनमेंट, मटेरियल भी एनवायरनमेंट के साथ चेक करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए कि यहाँ पे चल सकते हैं या नहीं चल। वो एक जगह पे उसको इस्तेमाल, किसी जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर वो इस एनवायरनमेंट के साथ क्या हो, कंफर्टेबल ना हो। तो उसमें क्या करनी चाहिए, द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड बाय द डिजाइनर एट द कंस्ट्रक्शन, डिजाइनर को कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ पॉइंट्स कंसिडर करनी चाहिए। वो कौन कौन से, मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, टेम्परेचर साइकिल, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये चीजें डिस्कस क्या होनी चाहिए, पॉइंट आउट करनी चाहिए। नेक्स्ट जो है कंबाइन ओनली मटेरियल विद सिमिलर प्रॉपर्टीज और assess the limitation of particular material in its function context और protect material from journal deterioration design level factors। तो ये कुछ इसके फैक्टर्स है खास, ये आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं जी। तो ये था हमारे साथ लेक्चर, जो आज का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1। सब्जेक्ट जो था वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर, ये एक सब्जेक्ट है, बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कोई मसला हो तो फिर आप मुझे बता सकते हैं जी। किसी का कोई मसला है? ग्रुप में ये PDF में सेंड कर दीजिए।
हाँ, मैं इसको इस तरह करता हूँ कि इसको पहले मैं गूगल ड्राइव में वो करता हूँ। इधर रिकॉर्डिंग भी मैंने लगाया है, ऑलरेडी गूगल ड्राइव में अपलोड हो गया है। जी तो जी ये इसकी लिंक भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और साथ में इसकी पीडीएफ भी शेयर करता हूँ। जी और अच्छा, मुझे ये बताए, एक चीज क्लियर कर दे, आपकी क्लास के कितने स्टूडेंट हैं सर। टोटल? सर कोई 50-55 है। सर पच यहाँ लड़के 55 तो है पे सर। ज्यादा है लेकिन यहाँ सर पे मेरे लड़के तो भाई यहाँ ज्यादा है पे लेकिन ये थोड़े ऑनलाइन है। हाँ, यहाँ पे तो ओनली 16 स्टूडेंट जो है ना ऑनलाइन है करंटली। जी सर। सर बस सर सर बस 55 यही स्टूडेंट हो है गया। सर, यही रोको नहीं होते और नहीं उड़ता है सर। अच्छा देखो, बात इस तरह है, बहरहाल मैंने आपके साथ पिछली भी लेक्चर लिए होंगे। तो मैं इस तरह करता हूँ कि अपनी ड्यूटी तो सही तरीके से करता हूँ, लेकिन आपको भी करने चाहिए, ठीक है? आप भी जो लेक्चर हम लेते हैं उसको प्रॉपर स्टडी किया करें, और साथ में जी ये बात क्लियर कर दे अपने जहन में। बाज़ औक़ात आप फिर क्या कर देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, फिर मैसेज कर देते हैं, सर जी पेपर के दिन मैसेज करते हैं, सर जी ये लेक्चर अपलोड कर दो, ये अपलोड कर दो, वो अपलोड कर दो। तो इस चीज से फिर मैं कासिर रहूंगा, ठीक है? और बाकी लेक्चर का अगर कोई मसला हो तो मैं आपको उसी टाइम भी हल कर सकता हूँ। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, कोई भी मसला हो तो मुझसे मिल भी सकते हैं। यूनिक कॉलेज में मैं होता हूँ तो वहाँ पे आप मुझसे मिल भी सकते हैं फेस टू फेस। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद जी करता हूँ आपका मसला मैं हल कर दूंगा, किसी भी सब्जेक्ट में हो, सिर्फ ये नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में हो तो मैं जी आपको हल कर सकता हूँ। लेकिन ये बात गलत है कि आप पेपर के दिन फिर मैसेज करते हैं, सर जी मेरे लिए पेपर हल कर दे और ये कर दे वो कर दे या अटेंडेंस लगा दे। ये चीज़ फिर मैं नहीं कर सकता हूँ, और ना मैंने किया है और ना मैं करूँगा, ठीक है? तो ठीक है सर। ये मैं थोड़ा सा आपको ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी। बाकी आपको व्हाट्सअप में कर दूंगा ये फाइल भी, पीडीएफ फाइल, और साथ में इसकी लिंक भी व्हाट्सअप कर दूंगा। तो आप देख ले, फिर भी अगर कोई मसला हो फिर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ठीक है सर। अटेंडेंस जरूरी है। देखो अभी करंटली जो मैं देख रहा हूँ 16 पार्टिसिपेंट हैं, ये देखो यहाँ पे शो कर रहा है, शो एवरीवन 16 पार्टिसिपेंट। ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाता भी हूँ, शायद हो सकता है, देखो ये प्रेजेंट है, मौजूदा को नजर आ रहा है, देखो जी सर। ये कैंडिडेट सर प्रेजेंट बस है। सर बस यही आपके स्टूडेंट्स है और नहीं है। जी सर बस यही आपके स्टूडेंट्स है और नहीं है। हाँ ठीक है, बस सही है, मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं तो क्लास लूंगा। अच्छा एक और बात, कि ये लेक्चर जो है, ये जिस तरह टाइम टेबल मैंने आपके साथ शेयर कर दिया आज, तो उसी के मुताबिक हम उसी टाइम हम क्लास लेंगे, जो टाइम टेबल में मेंशन किया गया है वो उसी के मुताबिक नहीं है। खुदा न खास्ता ठीक। अगर कोई मसला है कि इधर लैपटॉप में बाज़ औक़ात चार्जिंग का मसला होता है, तो आगे पीछे हो सकता है क्लास 20 मिनट 25 30 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन टाइमिंग यही रहेगा, ठीक है? तो ठीक है आप सर। सबने ठीक है। फिर जो है ना टाइमिंग की पाबंदी करनी है, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर ठीक है जी, इंशाल्लाह। थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो फिर भी मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है? हाँ सही है। ओके सर। ओके सर, ओके जी, खुदा हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके, ठीक है, हैव अ नाइस डे। नसेरा।